की बड़ी बैठक हुई। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पटना में महागठबंधन का ये पहला महामंथन हुआ है। आरजेडी कार्यालय में हुई इस बैठक में आरजेडी के अलावा इसमें कांग्रेस, वीआईपी के मुकेश सहनी और लेफ्ट के नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी और रणनीति के साथ ही सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। बैठक में प्रखंड और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ साथ बैठक करने पर सहमति बनी है। हाथ में हाथ डालकर एकजुटता दिखाने की कोशिश वाली इस तस्वीर के साथ 2025 चुनाव को लेकर हुई पटना में महागठबंधन की पहली बैठक खत्म हो गई। बैठक में साझा रणनीति पर बात हुई। साझा कार्यक्रम के तहत 2025 के चुनाव में उतरने का दावा किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल बिहार के राजनीतिक गलियारों में महीनों से तैर रहा है कि क्या तेजस्वी के चेहरे पर महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। वो क्लियर करिए, आपको चुनाव में जाना है। इस सवाल का जवाब बैठक के बाद भी साफ साफ नहीं निकल पाया। कृष्णा अल्लावरू का गोलमोल जवाब सुन लीजिए। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी सुप्रीम बॉडी होगी और उस बॉडी का नेतृत्व, अध्यक्षता, चेयरमैनशिप तेजस्वी यादव करेंगे। बैठक में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सबसे बड़ा नेता बताया गया। तेजस्वी के नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात हुई। लेकिन सवाल है कि तेजस्वी महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा तो फिर सीएम उम्मीदवार क्यों नहीं। मीडिया के सवाल पर तेजस्वी मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना बोले, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। आप बात सुनो भाई, बात सुनिए ना, हर चीज एक ही दिन दे देंगे। थोड़ा एक चीज थोड़ा धैर्य दीजिए ना, थोड़े इंतजार का मजा दीजिए। एनडीए में क्लियर है कि नीतीश ही चेहरा होंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। ऐसे में यदि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे हैं तो उनको सीएम उम्मीदवार घोषित करने में क्या दिक्कत है। इस सवाल का जवाब महागठबंधन की बैठक में तो नहीं मिला। लेकिन एनडीए के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। तो ये भी एक नई चाल है कांग्रेस का, कोऑर्डिनेशन कमेटी राजद को देना। और कांग्रेस इस मामले में एकदम फ्री रहना चाहती है, क्योंकि वो अपना फैसला सोच चुकी है कि हम झोला टांगने वाला पार्टी बिहार में नहीं रहेंगे। महागठबंधन की पटना में हुई पहली बैठक हाथ उठाकर साथ साथ दिखने और दिखाने की तस्वीर के साथ खत्म हो गई। लेकिन ना तो सीटों का सवाल हल हुआ कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और न ही चेहरे पर स्थिति साफ हो पाई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, पटना में महागठबंधन की आज बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में क्या क्या हुआ अब आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं। आज की इस बैठक में एक तो एकजुटता देखने को मिली, जिसमें महागठबंधन के जो सभी घटक दल हैं उनके नेता इसमें मौजूद थे। सभी दलों ने आपसी सहमति से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। कोऑर्डिनेशन कमेटी में सभी दलों के नेता मौजूद रहेंगे और इस कमेटी का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे, मतलब उसके अध्यक्ष तेजस्वी यादव होंगे। महागठबंधन की करीब 2.5 घंटे तक आज बैठक चली। इस बैठक में न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने पर जोर दिया गया। सभी दलों ने आपसी सहमति से कोऑर्डिनेशन कमेटी पर मुहर लगाई और घटक दलों की एकजुटता को लेकर भी सहमति इस बैठक में बनाई गई। महागठबंधन की समन्वय समिति में कुल 13 सदस्य होंगे और हर पार्टी से 2-2 सदस्यों को इसमें शामिल किया जाएगा। कमेटी चुनाव को लेकर सभी तरह के फैसले लेगी। साझा घोषणा पत्र बनाने का भी फैसला कमेटी ही लेगी। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। महागठबंधन में तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित नहीं करने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तंज कसा है और दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाकर सारा ठीकरा तेजस्वी यादव पर फेंकने की तैयारी कर ली है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस को मालूम है कि वो आरजेडी का झोला ढोने वाली पार्टी नहीं बनेगी।
जबकि आरजेडी कांग्रेस से अपना झोला उठवाना चाहती है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए चुनाव लड़ेगी। देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो संयोजक है, इसीलिए तेजस्वी यादव को बनाया गया कि कांग्रेस सारा ठिकरा राजद के माथे पर फोड़ना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि वो तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल का झोलटंगा पार्टी नहीं बनेगा। राजद चाहती है कि कांग्रेस झोला टांगने वाला पार्टी बन के रहे, इसीलिए उसने कोऑर्डिनेशन कमेटी का इसको बना दिया संयोजक कि ये अपना काम करे, जिससे कि कांग्रेस कहीं पर भी ये नहीं कहे कि हम आपसे एग्री करते हैं। तो ये भी एक नई चाल है कांग्रेस का, कोऑर्डिनेशन कमेटी राजद को देना। और कांग्रेस इस मामले में एकदम फ्री रहना चाहती है, क्योंकि वो अपना फैसला सोच चुकी है कि हम झोला टांगने वाला पार्टी बिहार में नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, उनको जाके बता दीजिए कि प्रदेश अध्यक्ष बिहार प्रदेश का सुप्रीमो होता है, और मैं बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी का तेजस्वी यादव को अध्यक्ष बनाने पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि सिर्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी का हेड बना देने से कुछ नहीं होता है। महागठबंधन ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। महागठबंधन कुछ भी कर ले, कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव का नेतृत्व महागठबंधन को ही स्वीकार नहीं है। चेहरा तो कोई है ही नहीं, सशक्त का चेहरा कोई है ही नहीं, नेतृत्व का कोई चेहरा स्पष्ट है, कोई नहीं। तो आप जानते हैं ना कि इसको अंत तक के आपको कोई इतनी मतभेद है उसमें, इतनी को हम उसको क्या कर सकते हैं। आप देखते जाइए, समझे, चुनाव आने दीजिए, चुनाव के नज़दीक होते 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 आपस में जो है कोई समन्वय नहीं रहेगा। अभी बनाए हैं, एक फॉर्मेलिटी है, तालमेल होगी तो उसका कोई तालमेल, कोई ठोस तालमेल नहीं होगी। उनको बना लेने से क्या हो जाएगा? जिसका नेतृत्व में कोई दम ही नहीं है, जिसके नेतृत्व में लोगों का आस्था ही नहीं है, उनके घटक दल को ही आस्था नहीं है, समझे, और वो अभी तक फैसला ही नहीं कर पाया है। देखिए, पटना में महागठबंधन की बैठक के बीच सांसद पप्पू यादव ने बड़ी मांग रख दी। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस को कम से कम 100 सीट या फिर उससे भी ज्यादा सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव के चेहरे के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि यह आरजेडी का फैसला है, महागठबंधन का नहीं। कांग्रेस को अकेले 100 से ऊपर सीट लड़ने की क्षमता। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, जो खुद को कांग्रेस का बताते हैं, पटना में महागठबंधन की बैठक के बीच ही सांसद पप्पू यादव ने बड़ी मांग कर डाली। पप्पू ने कहा कि कांग्रेस को कम से कम 100 सीट या उससे ज्यादा सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। खासकर सीमांचल में ज्यादा से ज्यादा सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए। मैं इतना जानता हूं, कांग्रेस को अकेले 100 से ऊपर सीट लड़ने की क्षमता, 70 सीट नहीं, ऊपर। वहीं तेजस्वी के चेहरे के सवाल पर पप्पू यादव कहते हैं कि ये आरजेडी का फैसला है, महागठबंधन का नहीं। हर पार्टी को निर्णय है अपने नेता को मुख्यमंत्री कहने का, और तेजस्वी यादव जी खुद ही कहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनाइए। महागठबंधन की पहली ही बैठक के बीच कांग्रेस के लिए पप्पू यादव की मांग ने एनडीए नेताओं को तंज कसने का मौका दे दिया है। देखिए, आरजेडी की ऐसी बेचारगी कभी लालू यादव जी के जमाने में भी नहीं देखी गई। यह सब तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व के काहिलपन और उनकी अशिक्षा का नतीजा है। तो आरजेडी के नेता पप्पू यादव पर पलटवार कर रहे हैं। जो लोग महागठबंधन, इंडिया गठबंधन पर ज्ञान दे रहे हैं, उनको अपना ज्ञान अपने पास रखना चाहिए। जबकि कांग्रेस के नेता संभल कर बयान दे रहे हैं। कौन क्या बोल रहा है उससे अभी क्या लेना देना। अभी तो एक साझा कार्यक्रम की जो डिसीजन होना है वो लिया जाएगा। एक तरफ पप्पू यादव ने कांग्रेस के लिए 100 सीट की डिमांड की, तो वीआईपी के मुकेश सहनी 60 सीटों पर दावेदारी जता चुके हैं। लेफ्ट पार्टियां अभी बाकी हैं। ऐसे में सवाल है कि आरजेडी का क्या होगा।
खैर भले ही पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हों, लेकिन जीतने के बाद से ही वो कांग्रेस के समर्थन में खड़े रहे हैं। उनकी पत्नी खुद कांग्रेस की सांसद हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए उनकी बैटिंग आरजेडी की टेंशन बढ़ाने वाली है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। महागठबंधन की बैठक को लेकर सियासत जारी है। गिरिराज सिंह ने महागठबंधन की बैठक पर तंज कसते हुए पूरे मामले को बंगाल की हिंसा से जोड़ दिया। गिरिराज सिंह के बंगाल वाले बयान को लेकर भी बिहार की सियासत सुलग गई है। मोटे यहाँ तो लूट हो, होगा क्या? जनता फिर चाहेगी कि बिहार में भी बंगाल बने। कि हमारी अभी बैठकें शुरू हुई और इनके अंदर खलबली मच गई। महागठबंधन की बैठक पर एनडीए का सियासी हमला जारी है। गिरिराज सिंह ने खाटी देहाती अंदाज में महागठबंधन को मूस की उपमा देते हुए सियासी कनेक्शंस बंगाल की हिंसा से जोड़ दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव सत्ता में आने पर बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता ऐसा होने नहीं देगी। मोटे यहाँ तो लूट हो, होगा क्या? जनता फिर चाहेगी कि बिहार में भी बंगाल बने। तेजस्वी यादव तो डिक्लेयर कर दिया कि मैं भी आऊंगा तो बिहार को बंगाल बनाऊंगा। महागठबंधन पर गिरिराज के तंज और बिहार को बंगाल बनाने वाले बयान पर सियासत तेज हो गई। गिरिराज सिंह की कहावत पर आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान ने कविता से ही पलटवार किया। ये मोदी भी ले लो, ये शाह भी ले लो, भले छीन लो रमन और ईरानी, मगर हमको लौटा दो वो कीमतें पुरानी, वो आटा, वो गैस, वो बिजली और पानी, हुजूर होगी बड़ी मेहरबानी। ये बिहार की जनता कह रही है। भाई गिरिराज सिंह जी और भाजपा तो इतना व्याकुल है कि हमारी अभी बैठकें शुरू हुई और इनके अंदर खलबली मच गई है। आगे देखिए क्या होता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हिंसा की आग में बड़ी संख्या में हिंदुओं के घर को जलाया गया। सैकड़ों हिंदू परिवार इलाके से पलायन कर चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि बिहार में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। अब गिरिराज सिंह ने तेजस्वी के बयान को ही सियासी हथियार बनाते हुए बिहार को बंगाल बनाने वाला बयान देकर नई सियासी चाल चल दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता धर्मेंद्र कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। आरजेडी के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव सलाखों के पीछे चले गए। रंगदारी मामले में रीतलाल ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया। रीतलाल यादव ने विरोधियों पर साजिश का आरोप लगाया है। नाम रीतलाल यादव, नया ठिकाना बेऊर जेल। लालू प्रसाद के करीबी विधायक रीतलाल यादव सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। रंगदारी के मामले में रीतलाल यादव ने कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद रीतलाल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जेल जाने से पहले रीतलाल जमकर गरजे। रीतलाल ने विरोधियों पर साजिश का आरोप लगाया है। रीतलाल ने दावा किया है कि उनके विरोधियों को AK-47 जैसे हथियार भी मुहैया कराए गए थे। रात में 23:05 पर FIR लॉन्च होता है। अब 12 बजे सुबह मेरे घर पे आता है बगैर किसी पदाधिकारी के सर्च वारंट के बिना केस किए हुए। ये कहाँ का न्याय है? उस दिन रचना रचा गया था मेरे ऊपर कि हमको हत्या करने के लिए महीनों दिन से प्रयास किया जा रहा है। 47 भी मेरे विरोधी को उपलब्ध कराया गया कुछ पदाधिकारी के द्वारा कि तुम रीतलाल को मार दो, हम तुम्हारे ऊपर केस नहीं होने देंगे। इससे पहले रीतलाल यादव सहयोगी पिंकू, चीकू और श्रवण ने भी दानापुर कोर्ट में सरेंडर किया था। सभी पर खगौल थाना क्षेत्र में एक बिल्डर से रंगदारी मांगने का आरोप है। रीतलाल यादव और उसके सहयोगियों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाने, जबरन वसूली और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई थी। अब रीतलाल का नया ठिकाना बेऊर जेल हो गया है। 4 लोगों ने उस कांड के अभियुक्तों ने कोर्ट में सरेंडर किया है और न्यायालय ने उन्हें बेऊर जेल भेज दिया जुडिशियल कस्टडी में। इसमें माननीय विधायक रीतलाल यादव जी, उनके साला चीकू,
भाई पिंकू और उनका एक आदमी है श्रवण, जो सभी एफआईआर में नेम्ड एक्यूज हैं, उन सभी लोगों ने सरेंडर किया है और सभी को न्यायालय द्वारा बेऊर जेल भेज दिया गया है जुडिशियल कस्टडी में। रंगदारी और धमकी मामले में रीतलाल को जेल भेजे जाने के बाद बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। एनडीए के नेता रीतलाल के बहाने आरजेडी और तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं, तो विपक्ष और आरजेडी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। रीतलाल जी के मामले में पुलिस की जो कार्रवाई है प्रथम दृष्टया में उसमें कुछ बदले की बू आती है। अनुसंधान बारीकी से होनी चाहिए। फर्स्ट इम्प्रेशन जो पुलिस की दिखी उसमें कई तरह के इंटेंशन फील हुए। बिहार में कानून और सुशासन का राज कायम है। यही कारण है कि पुलिस अपना काम कर रही है और राजद के रंगदार विधायक को कानूनी डर जब सताती है तो उन्हें सपरिवार व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण करना पड़ता है। एक तरफ बैठक, दूसरे तरफ आपके रत्न का जेल में प्रवेश, यही है राष्ट्रीय जनता दल का संस्कार। रीतलाल को जेल भेजे जाने के बाद एक तरफ बिहार की सियासत गरमाई हुई है, तो दूसरी तरफ सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार कोई समझौता नहीं करने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते आगे और बड़ी खबर आपको अररिया से बता दें, जहां फारबिसगंज के रामपुर गांव में खनन टीम पर हमला हो गया है। नहर के पास किए जा रहे अवैध खनन को रोकने गई थी खनन विभाग की टीम, और बताया जा रहा है कि खनन विभाग की टीम पर ही उपद्रवियों ने हमला कर दिया। उपद्रवी लोगों ने घेर कर हमला बोला है और जब्त किए गए ट्रैक्टर को जबरन छुड़ा ले गए। इस हमले में खनन विभाग के इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। सभी को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। हालांकि फारबिसगंज थाना अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि एक ड्राइवर घायल हुआ है, जबकि अब तक किसी तरह का आवेदन नहीं मिलने से एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। दुनिया कैनाल का वहाँ से अवैध मिट्टी काट कर खरीद बिक्री किया जा रहा है जी। उसके बाद आज हम लोगों ने उसका योजना बनाया। मेरे साथ हम माइनिंग टीम और मेरे साथ होमगार्ड और सिंचाई प्रमंडल बथनाहा के सहायक अभियंता और कन्या अभियंता भी शामिल थे। जब हम लोग स्पॉट पे पहुंचे तो उस समय एक ट्रैक्टर था जो कि टीम को देखते ही वो ड्राइवर छोड़ के फरार हो गया। दूसरे चालक के सहयोग से हम लोग लाने के क्रम में नहर का जो बांध है वहाँ अचानक 50 से 70 अज्ञात व्यक्ति आए और ट्रैक्टर को छुड़ा लिए गए और जितने भी खनन टीम थे और बथनाहा की टीम पे जानलेवा हमला करने लगे। नालंदा में सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार में खूनी इंतकाम किया है। लड़की की शादी से 12 दिन पहले लड़की और लड़की की मां की गोली मारकर हत्या कर दी। आप ये रिपोर्ट देखिए। नालंदा में सिरफिरे आशिक ने दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दे दिया है। एक तरफा प्यार में सिरफिरे ने शादी के 12 दिन पहले लड़की और उसकी मां की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद गोली मारकर खुदकुशी भी कर ली। मनीष पूनम से एक तरफा प्रेम करता था। उसने कई बार नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पूनम ने अस्वीकार कर दिया। प्यार में नाकाम होने के बाद मनीष ने खूनी बदला लिया। मनीष ने युवती और उसकी मां की गोली मारकर हत्या कर दी। पूनम की शादी इसी महीने 28 अप्रैल को होने वाली थी। 22 अप्रैल को तिलक था, जिसकी तैयारी चल रही थी। नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र के सिख कॉलोनी में बुधवार की शाम एक दर्दनाक घटना हुई है। इस घटना में 3 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि एक सिरफिरे आशिक ने है जो एक प्रेमिका और उसकी मां को गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। पड़ोसी लोग सब दौड़ करके देखे तो मर्डर माई बेटी के होल था। उसके बाद उसके जो गोली मारा था जिसको भी खुद मार लिया था। बहुत गलत काम करके अगर वैसा काम करना था तो खुल के बोलता। उसके बाद जो करना था जरा चोरी चमारी या जो करना था उसको मारना नहीं चाहिए। तो हम लोग आए देखे कि मेरा आंटी और मेरे बहन दोनों गिरे हुआ था। ये हम लोग देखें, इसको हम कुछ नहीं जानते हैं। प्रेम प्रसंग में 3 मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पूरे मामले की फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। पुलिस को घटनास्थल से एक पिस्टल और गोली से भरी मैगजीन भी मिली है। पुलिस फोन रिकॉर्ड्स, चैट हिस्ट्री और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। घर में शहनाई बजने वाली थी, लेकिन शादी के गीतों की जगह परिवार में चीख पुकार और मातम पसर गया है।
माँ बेटी की एक साथ अर्थी निकलने पर सभी की आंखें नम हैं। इस वारदात से पूरा इलाका सन्न है। न्यूज 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने पूर्णिया के बंदोबस्त पदाधिकारी मुकुल झा के पटना स्थित अपार्टमेंट के फ्लैट में छापेमारी की है। दानापुर के गोला रोड स्थित लोटस अपार्टमेंट में छापेमारी के दौरान निगरानी की टीम को 15 बैंक खाते के साथ 31 लाख के आभूषण मिले। साथ ही दिल्ली, सिलीगुड़ी और भागलपुर में फ्लैट और दुकान के कागजात मिले हैं। कार्रवाई का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। अन्वेषण ब्यूरो ने जो बंदोबस्त पदाधिकारी हैं पूर्णिया के, उनके ठिकानों पर आज रेड कंडक्ट किया है और डीएसपी जो है उनके नेतृत्व में छापेमारी हुई है। ये पहले सीओ के तौर पे हाजीपुर में पोस्टेड थे और आज इनके यहाँ कई कागजात मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं। जो पूरी टीम है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। देखिए यहाँ पर जो लोटस अपार्टमेंट है वहीं पर इस टीम ने छापेमारी की है। जो नेतृत्व करता है डीएसपी साहब, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या फाइंडिंग्स रही आज आप लोगों को, क्यों ये रेड किया गया था? ये पूजा कुमारी बनाम स्टेट ऑफ बिहार में माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया गया था निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को कि हाजीपुर सदर अंचल में पदस्थ जो सरकारी कर्मचारी और सीओ हैं उनके विरुद्ध जो है उनकी संपत्तियों की जांच की जाए। उसी क्रम में ये जांच जो है मुकुल कुमार झा के विरुद्ध प्रारंभ की गई थी। इस जांच के परिणाम स्वरूप जो है निगरानी थाना कांड संख्या 18/25 जो है दर्ज हुआ और आज जो है माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त कर यहाँ सर्च की कार्रवाई की गई है। ऑर्नामेंट्स कितने का मिला? ऑर्नामेंट्स लगभग 31 लाख के आसपास का और प्लस जो प्राथमिकी में हम लोगों को पूर्व में जो हम लोगों ने गणना किया था उससे अधिक जो है वो बैंक पासबुक वगैरह जो है मिले हैं। पासबुक कितने मिले? बैंक कुल 15 बैंक खातों की जानकारी मिली है जिनका विश्लेषण किया जाए। फ्लैट्स पटना में एक फ्लैट और सिलीगुड़ी में और भागलपुर में फ्लैट तो पूर्व से था। इसके अलावा दिल्ली में और गाजियाबाद में जो है वो दुकान होने की सूचना। तो बिल्कुल राजेंद्र प्रसाद सिंह निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीएसपी और पूरी टीम जो है इस वक्त हमारे साथ है और इसी टीम ने ये एक्शन लिया है। और जैसा कि आपने सुना डीएसपी राजेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि इस पूरे मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगा क्योंकि कई जो चीज़ें मिली हैं उनका दायरा जो है जांच का वो बढ़ेगा और उसके बाद जो लास्टली फाइंडिंग्स आएगी वो क्लियरली होगी कि क्लियर तौर पे स्पष्ट तौर पे सामने आएगा कि आखिरकार इनके यहाँ डीए में आय से अधिक कितनी संपत्ति मिली है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस बीच रुक कर लेते हैं अगली खबर का। पीएम मोदी से मिले हैं दाऊदी बोहरा समुदाय के लोग। आपको बता दें कि दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दाऊदी बोहरा समुदाय ने पीएम मोदी का आभार जताया है। वक्फ संशोधन कानून के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। पीएम मोदी पर दाऊदी बोहरा समुदाय ने भरोसा भी जताया। साथ ही साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर इस समाज के लोगों ने भरोसा जताया है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आज ये खास मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधि मंडल से हुई है, जिसमें सभी ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उनका आभार जताया है। वक्फ कानून संशोधन के लिए आभार जताया गया है। वहीं पटना में बीजेपी की तरफ से वक्फ बिल पास होने के बाद शुक्रिया मोदी जी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पसमानदा समाज के लोगों को वक्फ बिल के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में बिहार पसमानदा फाउंडेशन के अध्यक्ष और बिहार बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल के साथ साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और मंत्री जनक चमार भी उपस्थित थे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले लोगों ने सीएए कानून को लेकर भ्रम फैलाया, अब वक्फ कानून लागू होने के बाद गलतफहमी फैलाने का काम किया जा रहा है। लोग गलतफहमी फैला रहे हैं, मुसलमानों की जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बीजेपी के कार्यालय में अकलियत भाइयों के लिए खुला है और अकलियत भाइयों को जो सम्मान कांग्रेस और आरजेडी ने नहीं दिया वो सम्मान हम देंगे। करता हूँ नीतीश कुमार जी के तरफ से, एनडीए के तरफ से और बिहार की सरकार से के तरफ से पूरी तरह वक्फ बोर्ड के एक एक जमीन का हिसाब करके
गरीबों के कल्याण के लिए इसको प्रयोग कराने का काम करूंगा। 70 साल से कांग्रेस और आजादी के बाद से आज तक जो तथाकथित सेकुलर पार्टी अपने आप को बोलता है, भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान भाई को, अकलियत भाई को दूर रखने का प्रयास किया। मित्रों, जब आप नजदीक आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के नजदीक आएंगे, तो हमारा जो फैसला होगा उसमें भी आपका ज्यादा से ज्यादा राय लिया जाएगा। और इसी बीच आपको गोपालगंज से बड़ी खबर बताते हैं, जहां सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यात्रियों से भरी ई रिक्शा को पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद पिकअप लेकर चालक फरार हो गया। ये हादसा आज शाम नगर थाना क्षेत्र के NH 531 बाईपास सड़क पर हुआ है। घायल 3 लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि रिक्शा को तेज रफ्तार में आ रहे बोलेरो पिकअप ने टक्कर मार दी और हादसा होने के बाद तेजी से वाहन लेकर चालक फरार हो गया। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई है। और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज, जिसमें आप देखिए किस तरीके से ई रिक्शा को टक्कर मारते हुए पिकअप वाहन तेजी से फरार हो जाता है। और ये तस्वीर उस वक्त की बताई जा रही है जब घटनास्थल पर लोग पहुंचे और देखिए किस तरीके से लोगों को निकालने की कोशिश की गई। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि ई रिक्शा जो है वो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और इसी बीच सामने से आ रहे पिकअप ने जोरदार टक्कर मारी और पिकअप लेकर चालक फरार हो गया। आसपास के जो लोग थे वो मौके पर पहुंचे, वहां घायल लोगों को निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया है। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मशाल गौरव यात्रा समस्तीपुर पहुंची है और इस कार्यक्रम के दौरान खेल प्रेमियों, युवाओं और आम जनता ने मशाल गौरव यात्रा का उमंग और उल्लास के साथ भव्य स्वागत किया है। ये यात्रा खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर जन जागरण और उत्साह बढ़ाने के लिए बिहार के 38 जिलों से होकर गुजर रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन पहली बार बिहार में किया जा रहा है। ये आयोजन 4 मई से 15 मई तक नालंदा, पटना, गया, भागलपुर, बेगूसराय में होगा और इस आयोजन में देश भर के हजारों युवा खिलाड़ी भाग लेंगे। समस्तीपुर में मशाल गौरव यात्रा के स्वागत के दौरान युवाओं और खेल प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है।